क्या होती है, 1 मोल में इलेक्ट्रोलाइट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। फिर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल में भी वही चेक कर लो। तो ये ऐसी पॉइंट दिया जो मैंने ऑलरेडी समझा दी है, आपको इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली मैं आता हूं अभी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूं। तो गाइस आपके सामने ना दो चीज मैं यहीं पे आपको बताता हूं। कभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे काय है, आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है वो? आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। चलो, तो आयोनिक कंपाउंड ही इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। जैसे कि देखो अभी NaCl है, फिर HCl है, ठीक है, फिर जैसे कि CH3COOH है, फिर ऐसे ही अब बहुत सारे होते हैं यार, कितने लिखूं मैं, MgCl2 है। तो ये सब के सब आयोनिक कंपाउंड है, यही ब्रेक होंगे तब जाके आयंस बनेगा। जैसे कि NaCl से Na+ और Cl- बनेगा, इससे H+ और Cl- बनेगा, इसमें से क्या बनेगा, CO ये माइनस और H+ बनेगा, ठीक है। इसमें से क्या बनेगा, Mg+ और Cl2- बनेंगे। तो इस तरीके से बनते हैं। तो गाइस इसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं, जैसे कि ये और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। बट इसमें से कुछ वीक है, जैसे कि अपना देखो ये जो होता है ये अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब जो एसिड तो होता है अपना एसिटिक एसिड ये, बट ये वीक एसिटिक एसिड है, वीक एसिड होता है ये, यानी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा। तो उसी तरीके से हम थोड़ा वेरिएशन देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे समझते सारी चीजों को लाइन बाय लाइन। तो गाइस अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हम चेक करने जा रहे हैं, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो तो भाई इंक्रीज होगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग के साथ रहे चाहे वो वीक के साथ रहे। अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना फिक्स है, और अगर नंबर ऑफ आयंस का बढ़ रहा है मतलब कनेक्टिविटी थोड़ा बहुत तो बढ़ेगी। हाँ, इतना नहीं बढ़ेगी कि जितना प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए, जितना आप ऐड कर रहे हो उतना नहीं बढ़ेगी, बट बढ़ेगी जरूर। हमने अभी आपको दिखा दिया कि कैसे हम लोग ने 100 ml बढ़ना चाहिए लेकिन 75 ही बढ़ रहा है, ठीक है। सो मोलर कनेक्टिविटी का बढ़ना फिक्स है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग के साथ करो चाहे वीक के साथ करो। मैं अभी आपको देखो यहाँ पे वीक के साथ भी दिखाऊंगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी देखो कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है अच्छे से, ठीक है। थोड़ा लिमिटिंग वैल्यू समझते हैं क्या होता है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब कि आपका जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है उसके बीच की एक लिमिट, मतलब कितना तक इंक्रीज हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पे 0 ऐसे आपके बुक में ले लिया यार, ठीक है, चेक करने के लिए। अब आप ये मत मेरे से लड़ाई मत करना कि सर इतना क्यों, ये क्यों लिया आपने ठीक है। तो ये 0.01 मोलार ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टू द 0.0001 मोलार ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, ये एक लिमिटिंग वैल्यू सपोज दैट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक चीज अभी समझना है, देखो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। ये एक मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू जो होती है ना किसी भी मोलार कनेक्टिविटी की, वो 0 कॉन्सेंट्रेशन पे हम चेक करते हैं। आप बोलोगे ये कैसे निकाला आपने? अब देखो ये सारा प्रैक्टिकल का थोड़ा सा है, फिर भी मैं आपको थियरी में किसी ना किसी कदर समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी टीचर समझा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली आप लैब में जाके परफॉर्म करते हो, बट फिर भी थोड़ा सा इतना तो इमेजिनेशन कर सकते हो, 12वीं क्लास के हो आप लोग, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो तो समझ जाओगे, आगे चल के बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी है, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो ये जो आपके पास है यहाँ पे आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसमें से आपका जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो कि आप जब बीकर लोगे तो उसमें एक वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन की आपको मिलेगी, इमेजिन करना बस, ठीक है। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हमेशा 0 कॉन्सेंट्रेशन में चेक की जाती है, मतलब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में लिमिटिंग वैल्यू 0 कॉन्सेंट्रेशन के लिए चेक किया जाता है। मतलब एक ऐसी मोलर कनेक्टिविटी का मेजरमेंट जो कि 0 कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा हो। अब मोलर कनेक्टिविटी ये होती है किसी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, बट अगर 0 कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो यहाँ पे हम लैम्बडा नॉट लिखते हैं, नॉट मतलब 0, ठीक है, लैम्बडा नॉट, यानी कि मोलर कनेक्टिविटी ऑफ 0 कॉन्सेंट्रेशन इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने बुक में बहुत बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, बस इतना याद रखो कि वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0 कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, उसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अब अगर आप 0 कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट आपने कर दिया है, इसीलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन ही 0 हो गया। बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब कि उसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम 0 हो चुका है, मतलब अब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है, समझा कि नहीं, इसीलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत 0 है, ठीक है। अगर आप अब ज्यादा डाइल्यूट करोगे ना तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट बन जाएगी, बिल्कुल भी यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब कि थोड़ा भी अब इंक्रीमेंट नहीं होगा, भले आप कितना भी डाइल्यूट कर लो। यानी कि 0 कंसेंट्रेशन अगर आपने एक बार अटेन कर लिया डाइल्यूशन करते करते किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसके बाद मोलर कनेक्टिविटी बढ़ना पॉसिबल नहीं है। यही होता है लैम्बडा नॉट का मतलब, दैट्स इट और कुछ नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान लो, ठीक है। ग्राफ में यहाँ पे पुट किया, देखो यहाँ से आपका लैम्बडा नॉट मतलब 0 कॉन्सेंट्रेशन पे आपकी मोलर कनेक्टिविटी चेक की गई है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका डाइल्यूशन एकदम बहुत ज्यादा कर दिए हो तो इसका मतलब अब ये होगा कि अब उसकी जो मोलर कनेक्टिविटी अब इंक्रीज नहीं होगी, मतलब कि स्लाइटली एकदम लीनियरली
सीधा सीधा यहाँ पे क्या होने वाला है, सीधा डिक्रीमेंट, सीधा डिक्रीमेंट यहाँ पे होगा एकदम स्ट्रेट लाइन में, लीनियर लाइन में, यानी कि ग्राफ जो बनेगा वो लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। और जो डिक्रीमेंट हो रहा है, सपोज मैंने उसको एक कांस्टेंट नंबर a रूट सी से दिखाया, ऐसे ही मेरी मर्जी, ठीक है। सो वो जो रूट सी और जो आपका यहाँ पे लैम्बडा है, इनके बीच का जो भी ये ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, क्योंकि सीधा डिक्रीमेंट होगा, समझा कि नहीं, क्योंकि इंक्रीमेंट एकदम होने नहीं वाला है, ठीक है। सो इसको हमने यहाँ पे दिखाया वेयर a इज द कांस्टेंट दैट्स इट, ठीक है। चल थोड़ा सा वीक के लिए देखते हैं, फिर यहाँ पे वापस इस ग्राफ में आऊंगा, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी आपका कनेक्टिविटी नॉर्मली इंक्रीज ही होगी अगर आप डायल्यूशन करते हो तो। इसकी लिमिटिंग वैल्यू ऐसी बुक में आपने ये समझ लिया, ठीक है। और जहां पे ये वैल्यू है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको समझनी है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो आपकी मोलार कंडक्टिविटी होगी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन के लिए, वो हमेशा कम रहेगी मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द जीरो कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। लैम्डा नॉट आपका मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन होता है, बस आपको ये थ्योरी थोड़ी सी याद रखनी है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब बोलोगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, अभी अभी हमने देखा जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जब हम देखते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कि आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन किया है। बहुत ज्यादा डाइल्यूशन मतलब कि ये तो फिक्स हो गया है कि आपके सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा आयंस आ चुके हैं। अब ज्यादा डाइल्यूशन करोगे तो अब आयंस बढ़ेंगे नहीं, मतलब वो अपनी हद को पा चुके हैं, अपने लिमिट को उन्होंने पकड़ लिया है, जो उनकी लिमिट है उसको उन्होंने एकदम छू लिया है। अब उस लिमिट को वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब वो फर्दर उनमें इंक्रीमेंट नहीं होगा आयंस के नंबर में, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा नंबर्स आ चुके हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन वाले मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है। बट इन दिस केस अभी भी आप इसे डाइल्यूट कर सकते हो, मतलब अभी भी आप इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी भी आप इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा सकते हो, और इसके अंदर पहले से ही बढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस के ऊपर तो डिपेंड होती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी है ये कम रहेगी जीरो कॉन्सेंट्रेशन वाले मोलर कंडक्टिविटी के, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब आप फर्दर इंक्रीमेंट नहीं कर पाओगे, देखो ना यहाँ पे मींस सॉल्यूट है, सॉल्यूशन इज दिस सो डाइल्यूट, और अब फर्दर आप इंक्रीमेंट इनके अंदर नहीं होगा मोलर कंडक्टिविटी। फर्दर इंक्रीमेंट का मतलब अब आयंस एक भी नहीं बढ़ेंगे, जितने बढ़ने थे बढ़ गए, और आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर भी दिया है। अब आप आगे कितना भी डाइल्यूट करो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने नहीं वाले। इसका मतलब ये होता है, ये लैम्डा नॉट का मतलब, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी है जीरो कॉन्सेंट्रेशन में, हमने जान लिया है। तो इसका मतलब इन दी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा याद रखना कि अगर आप मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन एंड एट सम कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों में अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो हमेशा जो मोलर कंडक्टिविटी एट सम कॉन्सेंट्रेशन वाला वैल्यू कम होगी देन एज कंपेयर टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन वाले के, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, ऐसा कैसे सब ये तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन है तो जीरो होना चाहिए। जीरो मतलब ये होता है कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि आप कभी भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कब होता है, जब आप डाइल्यूट करते हो। तो जीरो कंसेंट्रेशन मतलब ये कि अब आप उसे और ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं कर सकते हो, यानी कि आपने जितना हो सकता है उतना कंसेंट्रेशन कर दिया, इतना डाइल्यूट आपने कर दिया। और हमने अभी भी देखा कि अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो आयंस बढ़ते हैं, यानी कि आपने इतना डाइल्यूशन कर दिया कि वो जीरो कंसेंट्रेशन बन गया, यानी कि अब उसमें आप और ज्यादा डाइल्यूशन नहीं कर सकते हो, और उसके आयंस जितने बढ़ने थे बढ़ चुके। बट इसके केस में आप ऐसा कर सकते हो, अभी भी आप इसमें डाल सकते हो, इसको भी आप जीरो कंसेंट्रेशन बना सकते हो, यानी कि इसका जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगी कम ही रहेगी ना इससे, यही बात आपको समझनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना। सो इस केस में ऐसा ये हो रहा है कि कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अभी हो नहीं रहा है, और इन दोनों का जो ग्राफ है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कैसा भी एक आधा टेढ़ा ग्राफ बना दो आप लोग यहाँ पे, क्योंकि इसका ग्राफ बिल्कुल लीनियर नहीं रहेगा, बट इन दिस केस इसका ग्राफ लीनियर था। सो यहाँ पे नॉट लीनियर ग्राफ, और इसके बीच में अगर आप प्लॉट करते हो तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए माय डियर कैसे आप मेजरमेंट करोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो यहाँ पे डायरेक्टली लीनियर ग्राफ आ रहा है, और सीधा आपने जीरो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू फाइंड कर ली और कितना डिक्रीमेंट हो रहा है वो फाइंड कर लिया, तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सीधा मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। बट व्हाट अबाउट दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए तो यहाँ पे कैसा भी आधा ग्राफ आ रहा है, लीनियर ग्राफ आ नहीं रहा है, मतलब हमको पता ही नहीं चल रहा है इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की कितना डिक्रीमेंट हो रहा है या कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग वाले में सीधा जा रहा है, मतलब हमको पता चल सकता है जो भी होगा वो डेफिनेट रहेगा, क्योंकि सीधा है ना ग्राफ इसके लिए। बट यहाँ पे कुछ भी रैंडम है। सो कैसे आप फाइंड करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी को? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक लॉ है जिसका नाम है कोहलरॉच लॉ, ठीक है। ये बहुत अच्छा लॉ है, बहुत मजा भी आएगा इसको समझने में। लिखने में बहुत आड़ा टेढ़ा है, लेकिन जब इसको पढ़ोगे ना तो बहुत इजी है, बहुत चिंदी है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं कोहलरॉच लॉ। कोहलरॉच लॉ जो पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। तो इसका नाम है ये, इनका लॉ एग्जाम में 3 नंबर को पूछा जाता है,
ठीक है, तो इस लॉ को समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही मजेदार चीज है। आप वो चीज जान लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले सपोज दैट आपके सामने एक सॉल्यूशन है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, वो लॉ क्या है, वो लॉ समझने से पहले एक चीज जान लो, फिर और मजा आएगा, क्योंकि कोई भी टीचर उसको बाद में बताएगा, उससे अच्छा मैं पहले ही बता दूं आपको। ठीक है, तो NaCl सपोज ये तो एक कटायन अनायन है, ये दोनों आयन से इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, आपको इतना समझ गया। अब मुझे इस NaCl की मोलार कनेक्टिविटी निकालनी है, तो मोलार कनेक्टिविटी ऑफ NaCl मुझे निकालना है। ठीक है, ऐसा मैं लिखूंगा, मोलार कनेक्टिविटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, समझा कि नहीं, ऐसा बनाएगा ये। सो NaCl का टोटल कनेक्टिविटी कितनी होगी मोलार वाली। अब मैंने पहले ही बोला है कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलार कनेक्टिविटी उसके नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड होती है, और NaCl 2 ही आयन बनाता है, एक कटायन एक अनायन। तो इसकी आयंस की मोलार कनेक्टिविटी निकालना, तो मैं यहाँ पे एक लैम्बडा यूज करता हूँ नॉट, और यहाँ पे दूसरा लैम्बडा नॉट, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि Na+ की मोलार कनेक्टिविटी लैम्बडा नॉट है और Cl- की लैम्बडा नॉट है, यानी इन दोनों की अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे टोटल NaCl की मोलर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। समझ में आया क्या, ऐसे हम लिख के दिखाते हैं। सिमिलरली अगर आप HCl के लिए देखते हो तो क्या बनेगा, लैम्बडा नॉट, यहाँ पे H+ और यहाँ पे प्लस, और लैम्बडा नॉट ऑफ Cl- ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली गाइस आपको और आगे ऐसे अगर आप जाते हो तो अगर आप CH3 COO और Na+ की अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो ये बात, तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं CH3 COO Na+, तो इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं इसका कैसे बनेगा। तो लैम्बडा नॉट यहाँ पे CH3 COO- प्लस साइन यहाँ पे, और लैम्बडा नॉट यहाँ पे आपके लिए Na+, ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब आपके वही आयंस को ऐसे डिवाइड करना है, समझ गए मेरी बातों को, समझ गए मैंने इतने एग्जांपल ले लिए तो कैसे करना है। बिकॉज किसी भी सॉल्यूशन की कनेक्टिविटी डिपेंड होती है उनके आयंस के ऊपर, यानी Na+ और Cl- के ऊपर। तो जितना उनके आयंस की कनेक्टिविटी की होगी उतना ही ना उस सॉल्यूशन की होगी। तो वही चीज आपको अभी यहाँ पे समझना है, ठीक है, और कुछ नहीं समझना है। तो वही ये कोलराच लॉ, चलो देखते हैं कोलराच लॉ के बारे में, भाई ये कौन सा लॉ है, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में अभी हम जानते हैं कोलराच लॉ के बारे में। ये तो आप जान चुके हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ लीनियर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग में ग्राफ लीनियर रहेगा, इतना याद रखना, ठीक है। चलो अभी कोलराच लॉ समझ लेते हैं। अब देखो इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर आप इसको पढ़ लेना, समझेगा, मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लॉ तो मैंने लिख दिया है, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर आप सेम आंसर लिखो तो आपको फुल मार्क्स मिले, इसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए नोट्स बनाता हूँ। नहीं तो मेरा नोट्स बनाने का कोई शौक नहीं इतना मैं आप लोग के लिए लिखूं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि बुक से यार सब चीजें नहीं समझती है ना, मुझे पता है, और इसी तरीके से प्रॉपर स्टडी करता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं खुद का देखो गाइस आपको बता दूं, जब मैं खुद केमिस्ट्री में बहुत पहले जब मैं 11th था तो कुछ नहीं समझता था स्टार्टिंग के 3-4 महीने में। फिर मैंने सोचा कि एक बात तो फिक्स है यार कि पूरी बुक का नोट्स बनाना पड़ेगा, बिना अपने वर्ड्स में लिखे हुए हमको समझने नहीं वाला है। बुक्स की लैंग्वेज वो हमारे दिमाग में जाती ही नहीं है, ठीक है। सो गाइस तुम बिलीव नहीं करोगे, मुझे खुद के 11th में 71 मिले थे। बहुत कम मार्क्स है, जबकि मैं केमिस्ट्री में बाद में गया तो मुझे 92 93 ऐसा समथिंग था, याद तो नहीं अभी, ठीक है, इतना था। हालांकि कम ही मार्क्स है, बट फिर भी नोट्स बनाने का फायदा ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका थोड़ा फायदा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो तो कोलराच लॉ के बारे में समझ लेते हैं, जो कि एक माइग्रेशन ऑफ आयंस है, तो ये चीज थोड़ा सा आप समझ लो जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं, देखो गाइस सपोज दैट अगर आपके पास कोलराच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब जानते हो क्या होता है, मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होना, और इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना, ठीक है। और आयंस तब अगर मूव करें तो कनेक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, फिलहाल आयंस का, क्योंकि आयोनिक कंडक्टेंस हम देख रहे हैं ना, इसीलिए आयंस का क्या होगा, मूवमेंट होगा, वो भी इंडिपेंडेंटली माइग्रेशन होगा। यही होता है कोलराच लॉ, इसी के लिए बताया जाता है। देखो यहाँ पे कैसे, सपोज दैट इसके अंदर बहुत सारे Na+ और Cl- है, मैं इसी का बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी और का भी ले सकते हो, आयंस को बस आपको फोकस करना है, Cl- Na+ बहुत सारे हैं सपोज दैट, ठीक है। तो अब जब इनमें से कनेक्टिविटी पास करोगे आप लोग तो ये मूव होंगे, और जब ये मूव होंगे तो Na+ अपना इट्स ओन मूव करेगा। ये इसके बगल में Cl- भी है तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बगल में दूसरा Na+ है उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि को आयंस, यानी कि जो आयंस के साथ दूसरे आयंस हैं उनसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो खुद का इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, खुद के दम पे मूव करेगा, समझ गया। और मूव करके जब ये हमने देखा था ना कि आयोनिक कंडक्टेंस में क्या होता था कि जब कोई भी आयंस मूवमेंट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का हम पूरा सिस्टम समझ रहे हैं, ठीक है। और मेटालिक कंडक्टेंस में भी हमने देखा था कि मेटालिक कंडक्टेंस में जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तब
जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और आयंस में जब ये सॉल्यूशन वाले में जब आयंस का मूवमेंट होता है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कोलराज लॉ क्या बोलता है, कोलराज क्या बोलते हैं कि एक कोई भी अगर आयंस है और वो जब मूव करता है तो वो किसी दूसरे को आयंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि दीज आयंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द को आयंस एंड देन दे विल माइग्रेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक है, तब जाके कहीं टोटल मोलार कनेक्टिविटी आपको फाइंड होगी, और जो ये नेचर होगा इनका, मतलब जो नेचर रहेगा किसी भी आयंस का, वो टोटली इररिस्पेक्टिव रहेगा दूसरे आयन से जो उसके अगल बगल में आयंस रहेंगे। तो आई होप गाइस आपको अब समझ में आया होगा कोलराज लॉ। यानी कि अगर मेरा अगर Na+ अगर मूव करना चाह रहा है तो सीधा मूव करेगा, ना तो इसको Cl- से मतलब है, ना तो इसके नेचर से मतलब है, ना तो इसको आयन से कोई लेना देना है। खुद इलेक्ट्रोलाइट्स जो है Na+, Cl- इनको आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हो, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, खुद से ये मूवमेंट करेंगे, इनको दूसरे से कुछ मतलब नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बातें आपको समझनी है। और यही जो कटायंस और अनायंस होती हैं, यही तो सिर्फ कंट्रीब्यूट्स करते हैं टोटल मोलार कनेक्टिविटी में। इन्हीं की वजह से हमेशा मोलार कनेक्टिविटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि कटायंस और अनायंस की मदद से ही आप किसी भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू कंडक्शन ला सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का आयंस का फ्लो करवा सकते हो। बार बार इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स मेटल वाले में होता है, इसमें आयंस है। ठीक है, तो इसमें आयंस का मूवमेंट होता है। जब कटायन और अनायन मूव करेंगे तभी जाके आपके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी कि बैटरी वगैरह में ऐसा ही होता है। ठीक है, चलो जानते हैं, तो फिर यहाँ पे थोड़ा समझ लो। लैम्डा नॉट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द जीरो कॉन्सेंट्रेशन है। आप जान चुके हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये नहीं कि पूरा सॉल्यूशन जीरो है। जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो इतना था, अब आपने इसमें इतना डाल्यूशन किया, इतना डाल्यूशन किया कि अब फर्दर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ नहीं सकता है, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। अब आप इस कॉन्सेंट्रेशन में इसमें बढ़ा नहीं सकते हो, आप कुछ भी इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर ही नहीं सकते हो आप। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो आयंस होंगे, आयंस बहुत ज्यादा आ चुके होंगे। जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है। ठीक है, तो ये बातें आपको जान के रखनी है। जो लैम्बडा, ये वाला लैम्बडा और ये वाला लैम्बडा प्लस माइनस है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कटायंस की कनेक्टिविटी ये वाला हो गया और अनायंस की कनेक्टिविटी ये वाला हो गया, और ये वाला टोटल सॉल्यूशन की कनेक्टिविटी हो गया। जैसे कि देखो, अगर मैंने बोला कि Na+ एक आयन है और Cl- दूसरा आयन है, तो इसकी कनेक्टिविटी लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, और इसकी कनेक्टिविटी लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। बट जब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कनेक्टिविटी, तो फिर मैं उसे ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे NaCl लिख दूंगा। समझ गया, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। यानी कि वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस जो है, तो जो टोटल मोलर कनेक्टिविटी होगी ना, वो कटायन और अनायन के मोलर कनेक्टिविटीज का समेशन यानी एडिशन होगी टोटल मोलर कनेक्टिविटी। बिकॉज मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड्स डिपेंडेंट अपॉन देयर कटायंस और अनायंस, यानी डिपेंडेंट अपॉन देयर आयंस। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। जैसे कि अगर NaCl तो उसका Na+ और Cl- इन दोनों आयंस की जो भी कनेक्टिविटी होगी, कंडक्शन मतलब मूवमेंट यार, इनके आयंस का मूवमेंट, तो जो भी ये मूव करेंगे उसी से जो भी आयंस या कनेक्टिविटी प्रोड्यूस होती है वही टोटल सॉल्यूशन की कनेक्टिविटी होगी। तो टोटल के लिए हम ये दिखाते हैं और इनके छोटे छोटे आयंस के लिए हम ये साइन से रिप्रेजेंट करते हैं कनेक्टिविटी, मतलब Na+ की कनेक्टिविटी ये है। अब मान लो हजार बहुत सारे NaCl आ गए, तो आप यहाँ पे N लिख दो, नंबर ऑफ मोल मतलब थाउजेंड्स ऑफ NaCl, थाउजेंड्स ऑफ क्लोरीन, तो वही यहाँ पे N रिप्रेजेंट किया हुआ है। N मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कटायन, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल है कटायन के और कितने नंबर ऑफ मोल है अनायन के, यही यहाँ पे दिखाया है N- Na+, ये चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करके रखी है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। तो हमने देखा ना कोलराज लॉ क्यों यूज किया जाता है। कोलराज लॉ हमेशा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, मतलब हमने अभी देखा था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के मेजरमेंट के लिए, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कनेक्टिविटी फाइंड करने के लिए। तो अभी हमको करके दिखाना भी पड़ेगा ना। चलो एप्लीकेशन समझते हैं फटाफट इसका। ठीक है, सपोज दैट अगर मोलर कनेक्टिविटी आपके सामने दिया है, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन के लिए अगर मैं KCl का फाइंड करूं तो आपका यहाँ पे λK+ और λCl-। अगर मैं BaOH2 यानी बेरियम आपका जो हाइड्रोक्साइड है इसके लिए फाइंड करूं तो Ba2+ और यहाँ पे OH- 2 टाइम्स में, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो इसलिए ऐसा इस तरीके का एडिशन हम करते हैं। सपोज दैट गाइस मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि हम किस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने देखा था कि हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी तो हमको पता ही है, और ये देखो NaCl और HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बट CH3COO Na ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनकी मदद से हम किस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो अब गाइस देखो, हमको पता है
कि HCl मतलब क्या होता है, ये होगा H+Cl-, देन CH3COONA का मतलब क्या होगा कि माइनस वाली कनेक्टिविटी ये, Na+ की कनेक्टिविटी ये, फिर यहाँ पे ये माइनस कर दो और यहाँ पे प्लस रखना बीच में। कभी भी जब किसी भी आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी फाइंड करना चाहते हो तो उसके बीच में जो दो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करोगे तो एक में प्लस एक में माइनस और बीच में आपका वीक वाला रखना हमेशा, तभी आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं जानते हो, हम लोग फाइंड कर रहे हैं किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलो तो फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है, यहाँ पे Na+ और Cl- की कनेक्टिविटी आ जाएगी, माइनस माइनस अंदर जाएगा। फिर देखो आपको दिख भी रहा होगा ये जो आपके पास यहाँ पे Cl- है, ये Cl- कैंसिल हो जाएगा, ये जो Na है और ये Na कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये आपके पास बच जाएगा और इसका मतलब क्या होता है, ये देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट आ गया CH3COOH, ये आपके सामने आ गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने विद द हेल्प ऑफ HCl और NaCl इनकी मदद से आप किसी भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी निकाल सकते हो। यानी कि यू कैन राइट इट एज लाइक दिस। अगर आपको CH3COOH की कनेक्टिविटी निकालनी है तो आप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फिर CH3COONA वीक और यहाँ पे आपके पास NaCl स्ट्रॉन्ग। तो इनका अगर आप इस्तेमाल करते हो और इनमें कोलरॉच लॉ लगाते हो, कोलरॉच लॉ मतलब क्या होता है कि अगर HCl है तो इसको कैसे लिखोगे, H+ और यहाँ पे Cl-, यहाँ पे बस कंडक्टेंस डाल देना और बीच में प्लस कर देना और इसके लिए यहाँ पे ऐसा लगा देना बस। ठीक है, यही चीज आपको करनी है। ये टोटल सॉल्यूशन के लिए, ये लैम्बडा एक पर्टिकुलर आयंस के लिए, ये पर्टिकुलर अनायंस के लिए, ये कटायन ये अनायन, ऐसे होता है। तो बस यही चीज आपको याद रखनी है, यही कोलरॉच लॉ। देखो ना यहाँ पे हमने देखा है, और n मतलब क्या होता है, कितने नंबर प्रेजेंट हैं, तो वही चीज होती है n का मतलब। ठीक है, तो ये चीजें गाइस आप अच्छे से जान चुके हो। मतलब कि अगर हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट इफ वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, तो आपको याद रखना है HCl और NaCl आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस CH3COONA इज द वीक। तो हम किस तरीके से इन HCl और NaCl से का इस्तेमाल करके CH3COONA का निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो भी आपके पास मोलर कनेक्टिविटी है वो कैसे फाइंड करोगे। तो बस इसी को प्लस और माइनस कर दो, आपको बस इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्या ऐसे ऐड करूं कि कुछ कट जाए और अपने को ऐसा मिले। अगर ऐसा मिलेगा तो ये CH3COOH बन जाएगा। आपको पता भी होना चाहिए कि ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है। इस तरीके से आपकी यहाँ पे वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कोलरॉच लॉ था। देखो है बहुत आसान, अब आपने पहली बार देखा है ना तो थोड़ा सा आपको बड़ा और अजीब लग रहा होगा, बट बहुत आसान है ये कोई हार्ड चीज नहीं है। यहाँ पे इस चीज को आपको समझना है। तो गाइस नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट